जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 3। कल के लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशन जो लॉ में हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उनको समझा था, जैसे ऑफर, जैसे एक्सेप्टेंस, जैसे एग्रीमेंट और जैसे कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें जो अहम चीज़ थी वो आपको ये बताई थी कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर हम उसे प्रॉमिस करते हैं, और पार्टीज के लिए नाम हम प्रॉमिसर और प्रॉमिजी यूज करते हैं। ये दो नाम बार बार आगे चल के हमने यूज करने होंगे डिफरेंट चैप्टर्स में, इसलिए इन दो टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाना आपके लिए जरूरी है। फिर इसके बाद हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमने अहम चीज ये सीखी कि जब भी दो पार्टीज आपस में किसी भी काम के लिए एग्री कर जाएंगी तो वह एग्रीमेंट होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट जो है वो लीगली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। जैसे अगर कोई इलीगल काम है, कोई इम्पॉसिबल काम है, वो अगर पार्टी आपस में एग्री कर भी ले तो उसे लीगली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। हाँ, अगर कोई वैलिड लीगल वर्क है उसे इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ एग्रीमेंट्स से इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते, कुछ एग्रीमेंट्स बाय लॉ इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं। तो जो एग्रीमेंट्स बाय लॉ इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं उसे हम क्या, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां तक हमारी डिस्कशन थी। इसमें एक पॉइंट था हमारा सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स वाला और कमर्शियल वाला, वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, वो आज के लेक्चर में डिस्कस होना है। यहां तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, अब देखिए चूंकि एग्रीमेंट में बहुत से अहम चीजें हैं जो होना जरूरी है, लेकिन सबसे अहम है एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस। एक ऑफर, कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है दो चीजें, एक ऑफर, और भी चीजें हैं जैसे जो मकसद है वो लीगल होना चाहिए, इम्पॉसिबल या इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल और पॉसिबल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन कहानी शुरू कहां से होती है? ऑफर से और एक्सेप्टेंस से। तो इसीलिए हम इस बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर है हमारा, इसमें दो चीजें सीखेंगे, एक ऑफर के बारे में डिटेल डिस्कशन और दूसरा एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल डिस्कशन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ऑफर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑफर की डेफिनेशन तो हमें पता है ना, कि जब एक पर्सन अपनी कंसेंट शो करता है किसी काम के लिए दूसरे बंदे को, तो वो उसकी तरफ से ऑफर है। जब दूसरा बंदा उसको यस कर दे, मान ले, एक्सेप्टेंस है, सिंपल। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर की टाइप्स कितनी है? ऑफर की तीन टाइप्स है, तीन तरह की ऑफर होती है। एक है स्पेसिफिक ऑफर, एक है जनरल ऑफर और एक है काउंटर ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कौन सी है? स्पेसिफिक ऑफर ये है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को की जाए। ठीक है, जैसे ये भाई मुझे ऑफर करें, सर क्या आप मेरा मोबाइल 10,000 में खरीदेंगे, ये स्पेसिफिक ऑफर है, इन्होंने सिर्फ मुझे की ऑफर। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मैं, पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही वो वाहिद पर्सन हूं जो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूं, इसके अलावा और कोई ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। स्पेसिफिक ऑफर का रूल है कि जिसको ऑफर की जाती है वही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक दूसरी ऑफर है जनरल। जनरल ऑफर का रूल क्या है कि ये एक से ज्यादा लोगों को की जा सकती है, वाइड रेंज ऑफ पर्संस को की जा सकती है, जनरल पब्लिक एट लार्ज को की जा सकती है। ये है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का रूल ये है कि इसको कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, जिस तक ये ऑफर पहुंची है कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे अगर मैं इनसे कहूं कि भाई, अब असल में नहीं कह रहा, सचमुच नहीं कह रहा, मैं इनसे ये कहूं कि मैं आपको 100 रुपया इनाम दूंगा अगर आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता दें, 100 रुपया इनाम दूंगा। अब ये क्या, स्पेसिफिक ऑफर। और अगर मैं कहूं क्लास में जो भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताए, सुनाएगा, उसको 100 रुपया इनाम, अब ये क्या है? जनरल। ठीक है, ये कौन सी ऑफर है? जनरल ऑफर। क्लास में कोई भी जिस तक ये ऑफर पहुंची है एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर का रूल क्या है? जिसको ऑफर की गई है वही एक्सेप्ट कर सकता है, वही एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर हुई ये बात? स्पेसिफिक जनरल फर्क समझ आ गया? एक है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर ऐसी ऑफर को कहते हैं जो कि दूसरी पार्टी इन रिटर्न ऑफर करती है। इसे आम जुबान में कहते हैं निगोशिएशन।
जैसे इन्होंने कहा सर क्या आप 10,000 में मेरा मोबाइल खरीदेंगे, अगर मैं कहता हूं यस तो ये मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, अगर मैं कहता हूं नो मेरी तरफ से रिजेक्शन है, अगर मैं कहता हूं 10,000 में नहीं 8,000 में खरीदूंगा, 8,000 में बेचते हो, ये क्या है, ये काउंटर। अब इसका मतलब यह है कि मैंने इन रिटर्न इनको ऑफर कर दिया है कि भाई 8,000 में बेच। अब एक्सेप्टेंस मैंने नहीं देनी, एक्सेप्टेंस उन्होंने देनी। अब मैं ऑफर बन गया हूं और वो ऑफर ही हो गया। काउंटर ऑफर का रूल है काउंटर ऑफर कैंसल्स ओरिजिनल ऑफर, काउंटर ऑफर कैंसल्स, इससे ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। क्लियर? अच्छा, फर्ज कीजिए मैं कॉलेज से बाहर निकला, रिक्शे वाला खड़ा था, मैंने उससे कहा कि भाई घर चलोगे? उसने कहा जी सर बिल्कुल उधर चलेंगे। मैंने कहा कितने पैसे? उसने कहा सर 500 रुपया लूंगा। ठीक है, मुझे कहा सर अगर आप मुझे 500 रुपया दें तो मैं आपको घर पहुंचा देता हूं, ये उसकी तरफ से ऑफर है। अगर मैंने ये सुना और जवाब कुछ नहीं दिया, रिक्शे के अंदर बैठ गया, बताइए ये एक्सेप्टेंस है कि नहीं? कौन सी? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। अच्छा, अगर मैंने कहा 500 नहीं 400, मेरी काउंटर ऑफर। जैसे ही मैंने 400 कहा ना, ये मेरी तरफ से काउंटर ऑफर है। इस ऑफर का इफेक्ट क्या होता है? जो ओरिजिनल 500 की ऑफर रिक्शे वाले ने दी थी वो खत्म हो गई, वो खत्म, वो जीरो हो गई। अब मैं ऑफरर हूं और रिक्शे वाला ऑफरी है। ठीक है, अब रिक्शे वाले ने कहा नहीं सर 400 में नहीं जाऊंगा, रिजेक्शन। मैंने कहा अच्छा चलो 500 में चले, रिक्शे वाले ने कहा नहीं सर अब मैं 500 में भी नहीं जाऊंगा। बताइए क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक्सेप्टेंस। भाई ऑफर, जिस ऑफर को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, उस ऑफर को मैं खुद खत्म कर चुका हूं। तो जब जो ऑफर खत्म हो जाए ना, वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। जो ऑफर खत्म हो जाए वो एक्सेप्ट नहीं हो सकते। साथ दूसरा बंदा भी खड़ा था, उसने कहा चलो मैं 500 में जाता हूं, मुझे लेके जाते हो। रिक्शे वाले ने कहा बैठो। अब मैं उधर लड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं मैं भी 500 देने को तैयार हूं, तुम्हारी पहले बात मेरे से हुई थी, मैं जाऊंगा। लेकिन रिक्शे वाले का एग्रीमेंट किसके, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? वो दूसरे बंदे के साथ। क्योंकि हालांकि मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर, लेकिन ये तो ऑफर मैं कैंसिल कर चुका हूं। काउंटर ऑफर कैंसल्स ओरिजिनल, ये समझ आई आपको? ये काउंटर ऑफर ध्यान में रखिएगा। जब हम किसी पार्टी को ऑफर करते हैं ना, असूल ये होता है उसने एज इट इज उसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर वो उस ऑफर में कोई भी चेंज ला के हमें कहे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो काउंटर ऑफर होती है। ठीक है, जैसे आप दुकानदार, जैसे निगोशिएशन होती है ना समटाइम, तो अगर तो निगोशिएशन में आप किसी एक नतीजे पे पहुंच जाए दोनों पार्टीज, तो फिर तो एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन अगर निगोशिएशन में आपने एक रेट पूछा, दुकानदार ने कहा 10,000, आपने कहा नहीं 8,000 लगाओ, दुकानदार ने कहा नहीं मैंने नहीं बेचनी, अब आप 10,000 में भी नहीं खरीद सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि 10,000 में मुझे बेच दो, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर जो उसने 10,000 की थी, आपने काउंटर ऑफर के जरिए उसको कैंसिल कर दिया। ये बात समझ आती है? ऑफर की तीनों टाइप्स क्लियर? लेकिन इनिशियल पॉइंट पे जो मतलब रिजेक्शन नहीं हुई, आपने कहा कि जाना है, तो उसने आगे से 500 रुपीस बोले, इधर ऑफर और ऑफरी कौन होगा? मतलब आपने पहले पूछा कि जाना और आगे से उन्होंने कहा 500। नहीं, मैं अगर फर्ज कीजिए मैंने उसे पूछा तो ये मेरी तरफ से ऑफर है। अब अगर तो वो कहता ना, मैंने रिक्शे वाले से पूछा कि क्या आप इस जगह पे जाएंगे, अगर मैंने किस वजह से हो रही है डिस्टॉर्शन? अगर मैंने रिक्शे वाले से पूछा क्या आप उस जगह पे जाएंगे, ये मेरी तरफ से ऑफर है। अगर रिक्शे वाला ये कहता है कि हाँ जी ठीक है बैठे, और मैं बैठ जाता हूं, प्राइस तय ही नहीं होती, तो याद रखिए एग्रीमेंट हो गया। क्या ये एग्रीमेंट हो गया? लेकिन इसमें प्राइस क्या होगी? रीजनेबल। प्राइस अगर तय नहीं होती, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई प्राइस होगी ही नहीं, रीजनेबल मार्केट प्राइस होगी। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। चले आगे चलने से पहले एक छोटा सा केस। जी 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 तो कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे आ सकता है जब तक कोई इन्फोर्स नहीं है लॉ से? देखिए, लॉ लीगली कोई भी चीज, इनका क्वेश्चन ये है कि सर आपकी बात, आपने रिक्शा वाले से पूछा हाँ भाई चलोगे, उन्होंने कहा 500 रुपये लूंगा, तो क्या अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? याद रखिए हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का रिटन फॉर्म में होना लाजमी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। लीगली इन्फोर्सेबल होने के लिए रिटन फॉर्म में होना लाजमी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकते हैं। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट इक्वली वैलिड है जितने के रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। फर्क सिर्फ यह पड़ता है कि वकीलों को थोड़ा सा मसला होता है,
वर्बल कॉन्ट्रैक्ट को अदालत में प्रूव करवाने के लिए। लेकिन याद रखें ये उनका काम है, वो प्रूव करवा देते होते हैं, साबित कर देते हैं। तो याद रखें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली इन्फोर्सेबल है लाजमी नहीं कि वो रिटर्न में हो, रिटर्न में हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वर्बल एग्रीमेंट है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी इक्वली वैलिड है जैसा कि रिटर्न हो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, एम्प्लॉयड भी इक्वली वैलिड है। सिर्फ अगर फर्ज कीजिए प्राइस तय नहीं होती और चुप करके मैं रिक्शे में बैठ जाता हूं, तो इसमें जो रेंट मैंने पे करना है ना इसको, वो मार्केट के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक होगा। ठीक है, यानी मार्केट रेट के मुताबिक होगा। अच्छा फर्ज कीजिए एक आदमी है, ये आईकैप की केस स्टडी का एग्जांपल दे रहा हूं। एक आदमी है, उसका कुत्ता गुम गया। अब उसने अपने मुलाजिम से कहा कि जाओ ढूंढ के लाओ। मुलाजिम ढूंढने चला गया। थोड़ी देर हो गई तो कुत्ते के मालिक ने कहा मैं ऐसा करता हूं इनाम रख देता हूं। उसने कहा जो भी मेरा कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद उसका मुलाजिम कुत्ता लेके आया। उसे जब पता चला मुलाजिम को कि इस पे तो इनाम रखा हुआ है, उसने मालिक से कहा कि सर मुझे 5,000 इनाम दीजिए कुत्ता ढूंढ के लाए। उसने कहा इनाम कैसा, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलना। मुलाजिम ने मालिक के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि मुझे इनाम की रकम मिलनी चाहिए। ये समझ आ गया आपको? अच्छा, इसमें मैं सिर्फ इस केस का आधा हिस्सा भी आपसे पूछने लगा, आधा थोड़ी देर बाद डिस्कस करना है। इसमें जो ऑफर की गई कि जो भी कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, इन तीन में से कौन सी ऑफर है? जनरल ऑफर। शाबाश। इसका मतलब क्या, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। चलिए ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका मैं थोड़ी देर के बाद आपसे पूछूंगा। आगे चलते हैं एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। एसेंशियल का मतलब क्या है? एसेंशियल का मतलब यह है कि जो चीज होना जरूरी है। याद रखें आप लॉ में बार बार ये वर्ड एसेंशियल स्टडी करेंगे। एसेंशियल्स का मतलब देखें, कोई भी चीज लीगली वैलिड होने के लिए ना कुछ शर्तें पूरी होना जरूरी है। जैसे हमने स्टडी किया कि कॉन्ट्रैक्ट है, इसके वैलिड होने के लिए जरूरी है कि एक ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो, फिर कंसीडरेशन हो, फिर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, लीगल होना जरूरी है, पॉसिबल होना जरूरी है। ये सारी चीजें एसेंशियल्स हैं जो होना जरूरी है। ठीक है, तो लॉ में बहुत सी जगहों पे आप वर्ड एसेंशियल्स पढ़ेंगे कि वो चीजें जो एक वैलिड लीगल चीज के लिए होना जरूरी है। और याद रखिए एसेंशियल्स में से अगर एक चीज भी मिसिंग होना तो इसका मतलब है वो लीगल नहीं है, उसकी लीगल इंप्लीकेशन कोई नहीं होगी, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगी। तो हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। फिर इसके बाद हम स्टडी करने एक जगह पे जाएंगे, पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर एक जगह पे पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और भी एसेंशियल्स आएंगे। तो एसेंशियल्स का मतलब क्या है? वो चीजें जो एक लीगल वैलिड एक्ट होने के लिए जरूरी है, वो सारी की सारी चीजें होना जरूरी है। अब हम कौन से एसेंशियल पढ़ रहे हैं? ऑफर। एक वैलिड ऑफर के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 पर्सन हो। एक पर्सन ऑफर नहीं कर सकता। ठीक है, कल एग्जांपल दी था, अगर मैं पास हो गया तो मैं खुद को बाइक गिफ्ट करूंगा। क्या ये एक वैलिड ऑफर है? नहीं। इसमें एसेंशियल कौन सा एसेंशियल मिसिंग है? 2 पर्सन। सो 2 पर्सन है ही नहीं। तो एक वैलिड ऑफर के लिए कितने लोग होने चाहिए? फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, ये मैं कंसेप्ट यहां पे एंड कर लूं, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन लेता हूं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दोनों पार्टीज दो होनी चाहिए और दोनों के दरमियान इरादा हो क्या कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किया जाएगा। लीगल रिलेशनशिप क्या, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जब दो पार्टीज अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट, उनकी कोई राइट्स हो, ड्यूटीज हो एक दूसरे के ऊपर, बाइंडिंग एक्ट करने उन्होंने, तो हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। जब दो पार्टीज के दरमियान में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको लीगली इन्फोर्स करवाया जा सकता है, तो हम कहते हैं दोनों में लीगल रिलेशनशिप है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, दोनों पार्टीज का इरादा हो कि भाई हमारा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा, और अगर किसी ने इस रिलेशनशिप को सही तरीके से अंजाम ना दिया तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। अब यहां पे कल वाला एक्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूं, कल वाला कंसेप्ट कि किन कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है और किन में नहीं होती। लॉ ये कहता है कि जो सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस एग्रीमेंट्स हैं, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, कमर्शियल, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। जैसे
क्लासिक एग्जांपल्स, वो कहता है अगर हस्बैंड एंड वाइफ इन दोनों के दरमियान में कोई चीज तय होती है, ठीक है, डेली रूटीन में कोई एक पार्टी दूसरे से वादा करती है और फिर वो पूरा नहीं करती, क्या दूसरी पार्टी पहले के खिलाफ एक्शन ले सकती है? सोशल, डोमेस्टिक है। इन नॉर्मली सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। हस्बैंड सुबह ऑफिस आ रहा है, वाइफ ने कहा अच्छा आप शाम को आए ना, तुम खाना खाने के लिए कहीं चलेंगे। हस्बैंड ने कहा ठीक है। वापस आया, हस्बैंड थका हुआ था, उसने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता। अब क्या वाइफ उसके खिलाफ लीगल केस फाइल कर सकती है कि इसने एग्रीमेंट किया था, उसकी ब्रीच की, उस एग्रीमेंट को तोड़ा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए? लॉ ये कहेगा इसमें तो चूंकि ये सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब एक किताब में उसने एग्जांपल दी, केस स्टडी की, उसने कहा हस्बैंड ने वाइफ से कहा संडे को मेरे दोस्त आने वाले हैं, तुम ऐसा करना उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना, मैं तुम्हें एक सूट दिलवाऊंगा। वाइफ ने कहा अच्छा। वाइफ ने बेहतरीन किस्म का खाना तैयार किया, दोस्त आए, पार्टी शार्टी की, निकल गए। बाद में वाइफ ने कहा सूट, उसने कहा कौन सा सूट, कोई सूट नहीं, भागो। क्या वाइफ लीगल एक्शन ले सकते हैं हस्बैंड का? ये क्यों, ये क्या है? ये सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं। अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ए ने बी को कहा अपने दोस्त को जरा पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तुम मेरे घर आना, खाना खाएंगे, हम इकट्ठे मैच भी देखेंगे। ए ने खाना तैयार किया, बी आया ही नहीं। क्या ए बी के खिलाफ लीगल केस फाइल कर सकता है कि खाना तैयार करने पे जो खर्चा, मेरा खाना जाया हुआ, जो खर्चा हुआ ना वो मुझे से लेके दिया जाए? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? ये सोशल एग्रीमेंट्स हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। अगर फर्ज कीजिए ए ने बी को बुलाया, बी आया, ए ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो कोई खाना तैयार ही नहीं किया। अब बी कह रहा है कि अच्छा मैं टैक्सी पे आया हूं, मेरे आने जाने का किराया तुम दो। क्या लीगली बी ए से ही आने जाने का किराया रिकवर करवा सकता है? नहीं, क्यों नहीं करवा सकता? सोशल एग्रीमेंट है, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता अनलेस एग्रीड। अनलेस एग्रीड। अगर वाइफ कह दे अच्छा दोस्त आ रहे हैं, खाना तैयार करने को तैयार हो, लिख के दो कि अगर तुमने मुझे सूट ना दिलवाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन हूं, तो फिर ये हालांकि सोशल एग्रीमेंट है लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। अभी 2-3 लीगल केसेस भी इस हवाले से सुन लें जिनमें सोशल एग्रीमेंट है लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो रहता था अक्सर, ठीक है, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई, तो दोनों के दरमियान में के जज ने कहा कोई सुलह सफाई की गुंजाइश है? उन्होंने कहा जी हाँ है। वाइफ ने कहा लेकिन मेरी शर्त है क्या कि ये तय किया जाए कि हर महीने ये मुझे 50,000 रुपये जेब खर्च के तौर पे अदा करेगा, इस शर्त पे मैं सुलह करने को तैयार हूं। अब अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये तय पाता है और हस्बैंड पे नहीं करता, बताइए ये भी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में एग्रीमेंट है, क्या इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? यस है। अब इसको रिकवर करवाया जा सकता है। तो याद रखिए नॉर्मली सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, लेकिन अगर आप विद इन द फैमिली एग्रीमेंट करें और इंटेंशन हो तो फिर उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। और ये कैसे पता चलेगा इंटेंशन थी कि नहीं थी? खास तौर पे लिखा जाएगा कि अगर एक पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। भाई ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। कमर्शियल एग्रीमेंट। कमर्शियल एग्रीमेंट्स में अजीब रूल है। सोशल एग्रीमेंट्स में क्या रूल था? नॉर्मली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती अनलेस एग्रीड। कमर्शियल एग्रीमेंट्स में क्या रूल है? देयर विल बी ऑलवेज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगी, हमेशा। यानी अगर एक पार्टी ने बी से कहा कि आपने 10 अगस्त को मेरी सालगिरह, आपने एक अच्छा सा केक, आपकी बेकरी जो है बड़ा अच्छा केक बना, अच्छा सा केक आपने मुझे 10 तारीख को शाम 5 बजे डिलीवर करना। बेकरी वाले ने केक डिलीवर ही नहीं किया। क्या इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? यस। कमर्शियल एग्रीमेंट्स जितने भी होंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और कमर्शियल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाले। सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस। तो कमर्शियल एग्रीमेंट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगी, चाहे कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, चाहे कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। एक एग्जांपल जो आपको समझ नहीं आएगी लेकिन फिर भी आपके सामने रख रहा हूं। ए और बी के दरमियान में केस हुआ, सॉरी एग्रीमेंट हुआ
ए ने कहा बी को कि मैं 10 तारीख को आपको ये चीजें आपके गोदाम में सप्लाई करूंगा। बी ने कहा ठीक है। फिर नीचे ये लिखा हुआ क्या, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझते किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी, यानी अगर आपने कोई तय किया और वो काम ना करें एग्रीमेंट होने के बाद, इसे क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो पार्टी विल हैव एनी राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टी। ये बात समझ आई? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? किसी दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। अब ए ने चीजें सप्लाई नहीं की, क्या दूसरी पार्टी एक्शन ले सकती है पहली पार्टी? हाँ जी, लॉ ये कहता है कमर्शियल एग्रीमेंट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, चाहे आप जो मर्जी लिखे या ना लिखे। तो इसका मतलब अगर आप ये तय कर भी लेते हैं ना, तो भी आप दूसरी पार्टी के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम दे तो इसकी रीजन एक्सप्लेन कर दूं आपको। चलें, लॉ ये कहता है हर इंसान के ना, हर सिटीजन के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको आप थ्रू एग्रीमेंट भी रोक नहीं सकते। ये भाईजान है, क्या जिंदा रहना इनका हक है? क्या खाना खाना इनका हक है? अगर मैं इनके साथ एग्रीमेंट करता हूं कि आपने 3 दिन तक खाना नहीं खाना, ला क्या कहेगा? ये एग्रीमेंट कर भी लेते हैं, ला क्या कहेगा? हाँ भाई अब खबरदार तुमने 3 दिन तक खाना खाया, ये कहेगा? ला कहेगा नहीं, खाना खाना इसका बुनियादी हक है, उससे इसको महरूम नहीं किया जा सकता, चाहे एग्रीमेंट कर भी लिया है। खाना खाना तो खाओ बेफिक्र होकर। ला कहेगा मैं देखता हूं तुम्हें कैसे रोकता है। अपने घर वालों से, फैमिली मेंबर से मिलना क्या हर इंसान का बुनियादी हक है? अगर मैं इनके साथ एग्रीमेंट कर लूं, खबरदार जब तक तुम सीए पास नहीं करोगे अपने घर वालों से नहीं मिलना तुमने, ये एग्रीमेंट कर भी लेते हैं। बताइए एग्रीमेंट करने के बाद भी ये अपने घर वालों से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? क्यों? घर वालों से मिलना इनका बुनियादी हक है, उसको इससे रोका नहीं जा सकता। एग्जैक्टली उसी तरह किसी भी झगड़े की सूरत में कानून का दरवाजा खटखटाना, कानून से हेल्प लेना हर बंदे का बुनियादी हक है, हर बंदे का बुनियादी हक है। आप चाहे एग्रीमेंट कर भी ले कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी आपके पास राइट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला होता है, आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये बात समझ आई? तो ये कल ये कंसेप्ट रह गया था, ये भाईजान आप जो पूछ रहे थे, समझ आ गया? सोशल एग्रीमेंट्स का रूल क्या है? सोशल एंड डोमेस्टिक का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है अनलेस एग्रीड। और कमर्शियल एग्रीमेंट्स का रूल क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट हमेशा मौजूद है। आगे चलें। नेक्स्ट, सर्टन एंड डेफिनेट। ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, मतलब ऑफर क्लियर होनी चाहिए, ऑफर क्लियर होनी चाहिए। जैसे इन भाईजान के पास 2 मोबाइल हैं, एक है सैमसंग का, एक है नोकिया का। ये मुझसे कहते हैं सर क्या आप मेरा सैमसंग का मोबाइल खरीदते हैं 10,000 में, ये ऑफर वैलिड है? सर्टन एंड डेफिनेट है। ये कहते हैं सर नोकिया का मोबाइल मेरा 5,000 में खरीदते हैं, सर्टन है, डेफिनेट। ये कहते हैं सर क्या आप मेरा मोबाइल 10,000 में खरीदेंगे, ये सर्टन एंड डेफिनेट है कि नहीं? सर्टन एंड डेफिनेट है कि नहीं? ये क्यों नहीं है? क्योंकि 2 मोबाइल है, पता ही नहीं कौन सा मोबाइल कह रहे हैं, कौन सा मोबाइल कह रहे हैं। तो ये ऑफर को सर्टन एंड डेफिनेट होना चाहिए, उसके टर्म सारी क्लियर हो। ये बात समझ आई? अच्छा, अगर इनके पास 2 मोबाइल है और ये कहते हैं सर आप मेरा मोबाइल 10,000 में खरीदेंगे, ये ऑफर वैलिड क्यों वैलिड नहीं है? इनके पास एक ही मोबाइल है सैमसंग का और ये कहते हैं सर क्या आप मेरा मोबाइल 10,000 में खरीदेंगे। अच्छा आप नोट करें, टाइप ऑफ मोबाइल अभी भी नहीं बताया, लेकिन अब मोबाइल है, तो इसका मतलब क्या है? वही मोबाइल जिनके पास है, वही मोबाइल जो इनके पास है। बे क्लियर हुई है बात? तो ऑफर को सर्टन एंड डेफिनेट होना चाहिए। जी हाँ जी, इसमें सारी चीजें सर्टन होनी चाहिए, लेकिन याद रखें इसमें लॉ ये भी डिस्कस करता है कि अगर आपने कुछ चीजें एग्री नहीं की ना, अब आपने कहानी में उठा दिया ट्विस्ट, और मेरी आदत है जब सवाल आता है ना तो मैं फिर उसके मुताबिक आपको आंसर करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड के मुताबिक चलना होता है हमें। टीचर उन्होंने कहा सर सारी ऑफर, आपने कहा ऑफर सर्टन और डेफिनेट होना चाहिए, तो क्या इसमें क्या क्वेश्चन था? टाइम। लॉ कहता है ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन होनी चाहिए, अगर एम्बिगुअस टर्म्स एंड कंडीशन है वो वैलिड ऑफर नहीं है।
लेकिन कुछ जगहों पे लॉ कहता है कि अगर आपने ये चीज ना लिखी हुई कॉन्ट्रैक्ट में तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा खत्म, हम उसमें कोई रीजनेबल चीज को ऐड कर देंगे। जैसे अगर ऑफर में प्राइस का जिक्र ना हो, रीजनेबल प्राइस, ऑफर में अगर टाइम का जिक्र ना हो कि चीज ये कहा कि चीज, उसने कहा सर क्या आप खरीदेंगे, मैं कहा ठीक है खरीद, उसने ये नहीं कहा डिलीवर कब करेगा मोबाइल, कल करेगा, परसों करेगा, हफ्ते बाद करेगा, ये नहीं कहा। तो लॉ यहां पे क्या कहता है कि रीजनेबल टाइम में डिलीवर करना होगा। और अगर ये मेंशन नहीं करता किस प्लेस पे डिलीवर करना है, फिर लॉ क्या कहता है, रीजनेबल प्लेस पे डिलीवर किया जाएगा। तो याद रखें, अगर ऑफर में का सर्टेन डेफिनेट होना जरूरी है, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीजें लॉ ने खास तौर पे बता दी है कि अगर प्राइस का जिक्र नहीं करते तो क्या होगा, रीजनेबल प्राइस पे की जाएगी। अगर टाइम का जिक्र करते हैं, अगर टाइम का जिक्र नहीं किया हुआ, रीजनेबल टाइम। अगर प्लेस का जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक। अच्छा, ये रीजनेबल क्या है, ये केस टू केस डिसाइड होगा, ये केस टू केस डिसाइड होगा। रिक्शे वाले को मैंने कहा उसका रीजनेबल प्राइस कुछ और होगी, टैक्सी वाले को कहा कुछ और होगी, ठीक है। मार्केट पर आगे चलते हैं। ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने शायद अखबार में इस तरह का इश्तिहार देखा हो, हमें एक अकाउंटेंट की जरूरत है जो कम से कम ग्रेजुएशन पास हो। ये एक तरह से समझ लीजिए, एक तरह से ऑफर, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दी, क्या, ग्रेजुएशन जी नहीं, ये जनरल है, ये जनरल है, यानी जो भी ग्रेजुएशन पास है वो आ जाए, वो आ जाए, ठीक है। या बल्कि स्पेसिफिक केस बताता हूं आपको, इसको इस एग्जांपल को छोड़े गोली मारे। स्पेसिफिक एक जगह पे जॉब इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। कंपनी ने एम्प्लॉइज को शॉर्टलिस्ट किया, जो सबसे ऊपर पहले नंबर पे एम्प्लॉय था उसको ऑफर की, क्या, हाँ आपने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में पास हो गए हैं, आप हमें 10 दिन के अंदर अंदर इस ब्रांच पे आके ज्वाइनिंग दीजिए। नॉर्मली इस तरह का जो एक ऑफर लेटर होता है ना, उसमें इसी तरह की वर्डिंग होती है। आप जब आर्टिकल्स के लिए जाएंगे तो आपको इसी तरह का लेटर मिलेगा, आपको हमने अपॉइंट कर लिया है, आप इस दिन आके रिपोर्ट करें। तो लिखा हुआ था 10 दिन के अंदर आके हमारे लाहौर ऑफिस में आप ज्वाइनिंग दीजिए। ये ऑफर तो थी, ऑफर कंपनी की तरफ से उस एम्प्लॉय को ऑफर थी, लेकिन कंडीशनल थी। इसमें कंडीशन क्या है, 10 दिन। वो एम्प्लॉय 12 दिन के बाद आया, बताइए क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है, नहीं। याद रखिए, ऑफर के साथ आप कंडीशन अटैच कर सकते हैं, ऑफर देने वाला, ऑफर करने वाला ऑफर के साथ कंडीशन अटैच कर सकते। दूसरी पार्टी ने कंडीशन को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। अगर दूसरी पार्टी कंडीशन को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करती तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी। क्लियर है या बात? जब दो पार्टीज के दरमियान, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आगे चलने से पहले मैं कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी साथ कवर करना चाह रहा हूं एग्जांपल के जरिए से, लेकिन एक चीज क्लियर करने पहले। इन्होंने कहा सर क्या आप मेरा मोबाइल 10,000 में खरीदते हैं? मैंने कहा यस। इनकी तरफ से ऑफर, मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस। मैंने कहा लाओ मोबाइल, इन्होंने मोबाइल दिया, मैंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा पैसे? मैंने कहा दूंगा ना, 10,000 एग्री हुआ ना, मुकर थोड़ी ना दूंगा। कब दूंगा? ये एग्री नहीं हुआ, मैं तुम्हें 50 साल के बाद दूंगा। क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? याद रखें, अगर टाइमिंग एग्री नहीं ना हुई, पेमेंट कब होगी, तो इसका मतलब होता है पेमेंट इमीडिएटली होगी। इसका मतलब क्या होता है? पेमेंट इमीडिएटली होगी। आप जब किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करेंगे ना फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो प्राइस तय होती है ना, वो एट टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सारी पे करनी होती है आपने। अगर तो आपने पहले से तय कर लिया ना कि सर मैं ये स्टार्ट में ये पैसे अदा करूंगा आपको 10 लाख स्टार्ट में, 40 लाख 3 महीने के बाद, तो फिर तो ठीक है, इमीडिएट पेमेंट 10 लाख होगी, बाकी 3 महीने के बाद। लेकिन अगर कुछ भी पेमेंट टर्म के बारे में एग्री नहीं होता तो सारी की सारी पेमेंट कब करनी? ठीक है अभी ये सूल में रखेगा। ये केस स्टडी में ये नहीं बताया होगा तय क्या पाया था। केस स्टडी में सिर्फ इतना कहेगा तय ये पाया था कि ए ने बी को एक चीज 50,000 में बेचनी है। जैसे केस स्टडी में उसने क्या पूछा, एग्जाम में उसने कहा ए ने बी से कहा क्या मेरा मोबाइल 20,000 में लैपटॉप मेरा 50,000 में खरीदते हैं? बी ने कहा यस, और 10,000 रुपया फौरी भिजवा दिया और 40,000 का 1 महीने बाद का चेक दे दिया।
मुझे बताइए क्या ये मेरी तरफ से वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं है, क्योंकि ऑफर जैसी हो ना एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप ऑफर में चेंज लेके आए ना तो वो आपकी तरफ से काउंटर ऑफर बन जाती है, आपकी तरफ से काउंटर ऑफर बन जाती है। अगर ये मुझे कहें सर 20,000 में मोबाइल खरीदते हैं, पेमेंट अभी के अभी करनी है, मैं कहता हूं यस 20,000 में खरीदता हूं लेकिन पेमेंट महीने के बाद करूंगा। इनकी ऑफर थी, ऑफर के साथ कंडीशन लगाई उन्होंने इमीडिएट पेमेंट। अब एक्सेप्ट करने वाले ने इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं ना, चाहे थोड़ा सा चेंज क्यों ना हो, कि जी प्राइस ठीक है 10,000 लेकिन आपको पे करूंगा मैं महीने के बाद, तो लॉ ये कहता है ये आपकी तरफ से काउंटर ऑफर होगी। अगर आप ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें चेंज लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? काउंटर ऑफर हो जाएगी। कंडीशन पे कंडीशन नहीं लगा सकते, ठीक है? तो ऑफर में भी कंडीशनल, आपने इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते किसी वो आपकी तरफ से काउंटर ऑफर हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ये क्या बात हुई? ऑफरर कौन है? ऑफर करने वाला। ऑफरी कौन है? ऑफर का जरूरी है ऑफरी को कम्युनिकेट होना। अगर ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो ऑफर नहीं, उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं। वो मुलाजिम वाली एग्जांपल जेन में लाए जो भी स्टार्ट में दी थी। जो कुत्ता गुम हुआ, मालिक ने कहा जो कोई भी ढूंढ के लाएगा 5,000 रुपये इनाम पाएगा। ये ऑफर की टाइप कौन सी थी? जनरल। मुलाजिम वापिस आ गया, मुलाजिम तो ढूंढने निकल गया था ना, उसको नहीं पता था कि पीछे से ये इनाम आ गया। वो वापिस आया, उसने कहा सर ये ले कुत्ता मिल गया मुझे। मालिक ने कहा शाबाश कुत्ता रख। फिर जब उसको पता चला मुलाजिम को कि ये तो मेरे पीछे 5,000 इनाम अनाउंस किया था, उसने मालिक से पूछा 5,000 इनाम दे। मालिक ने कहा कोई इनाम नहीं, भागो। मुलाजिम ने केस कर दिया। बताइए मुलाजिम केस जीतेगा कि नहीं? मुलाजिम केस नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें कोई ऑफर ही नहीं थी। हाँ जनरल ऑफर थी, लेकिन जनरल ऑफर किसको? जिस जनरल पब्लिक को, जिसको कम्युनिकेट हुई, जिसको कम्युनिकेट ही नहीं हुई, जिसको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं। अगर ऑफरी को ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो वो वैलिड ऑफर है नहीं है, और कम्युनिकेट ही नहीं तो एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। नहीं डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी कम्युनिकेट हो जाए तो चलेगा, लेकिन कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर उस मुलाजिम को डायरेक्ट मालिक के मुंह से प्राइस का ना पता चलता, किसी और के थ्रू पता चलता, लेकिन वो कुत्ता ढूंढने से पहले, तो फिर ऑफर उस तक कम्युनिकेट हो जाती, और जब वो कुत्ता ढूंढ के लाता उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस होती, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। लेकिन चूंकि उसको पता ही नहीं चला, उसको ऑफर का पता ही बाद में चला, तो जब ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुई तो एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। क्लियर ये बात? लास्ट, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। देखिए जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, ये बड़ी कम्प्लेक्स है, इसमें हजारों तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। बाज़ बात कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं हो रहे, तो लॉ बाद में कुछ चीजें ऐड करवाता है। तो एंड पे उन्होंने एक चीज ऐड करवाई, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। आप कभी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर गए, उसमें आपने देखा होगा शेल्फ पे प्रोडक्ट्स लगी होते हैं, हर प्रोडक्ट के साथ प्राइस टैग भी लगा होता है। कस्टमर जाता है, प्रोडक्ट उठाता है, काउंटर पे आता है, काउंटर क्लर्क जो है स्कैन करके उसका बिल बनाता है, प्रोडक्ट कस्टमर को, पैसे अपने दराज में, कस्टमर घर से लेता है। ऐसी ट्रांजैक्शन होती है। अगर हम इसको लीगली एनालाइज करें तो मुझे लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है जब डिपार्टमेंटल स्टोर वाले ने अपनी प्रोडक्ट शेल्फ पे रखी हुई है ना, तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ से ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर है। जब कस्टमर वो प्रोडक्ट उठाता है और काउंटर पे लेके जाता है, ये कस्टमर की तरफ से ऑफर है, कस्टमर की तरफ से ऑफर है। और जब काउंटर क्लर्क उसको स्कैन करके बिल बना लेता है, ये उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। यह इनविटेशन। लॉ ने हमें 4 स्पेसिफिक एग्जांपल बताई हुई है कि इन केसेस में ये ऑफर नहीं होगी, इनविटेशन टू ऑफर होगी। एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन, डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग्स एट स्टोर्स, सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन,
नोटिस ऑफ टेंडर। ये 4 एग्जाम्पल जो है ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। इनको 1 बाय 1 एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले नोटिस ऑफ टेंडर। अखबार में इश्तिहार आया, हमारी कंपनी 100 एसी परचेज करना चाहती है, जो हमें ये एसी बेचना चाहे वो अपना रेट लिख के बेचे, जिसका रेट सबसे कम होगा हम उसको ऑर्डर दे देंगे 100 एसी का। सिचुएशन समझ आ गई? आपने अक्सर अखबार में देखा ना, टेंडर नोटिस इस हिसाब से होते हैं। ये जो टेंडर नोटिस अखबार में आता है ये ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर। जो पार्टीज अपनी अपनी कोटेशन भेजेंगी वो ऑफर है, और उनमें से जिनको ये अप्रूव कर देते हैं इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। अब एक लीगल केस में हुआ क्या, एक कंपनी ने टेंडर नोटिस इशू किया अखबार में, एक पार्टी ने अपनी कोटेशन भेजी, कंपनी ने उससे कम वाली कोटेशन को ऑर्डर दे दिया। अब जिस पार्टी ने ज्यादा की कोटेशन भेजी थी उसने केस फाइल कर दिया कंपनी के खिलाफ। उसने कहा, जज को कहा, सर देखें इसने जो टेंडर नोटिस बाहर में डाला था ना वो इसकी ऑफर थी, और मैंने कहा मैं इस रेट के ऊपर 1000 रुपए के ऊपर तुम्हें चीजें सप्लाई करने को तैयार हूं, ये मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस थी, तो हम दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की है, इससे मुझे हर्जाना दिलवाएं। तो क्या दोनों पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्यों? ये जो टेंडर नोटिस इशू होता है अखबार में ये इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। ये वो कहते हैं ये जो दूसरी पार्टी अपनी कोटेशन भेजेगी वो ऑफर है, और जब ये उनमें से जिसको भी एक को सिलेक्ट करके कहेंगे कि जी आप हमें अप्रूव कर देंगे, एक्सेप्टेंस वो होगी। ये एग्जांपल समझ आते हैं? अगली एग्जांपल, सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने ईमेल अकाउंट खोला, इसमें ईमेल आई हुए थे, अक्सर ईमेल आई होती है कि हम एक पब्लिशिंग हाउस है, हमने इस महीने ये बुक्स पब्लिश की है, नहीं अगर आप, और ये इनकी कीमत है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो हमें बता दीजिए। ठीक है, ये ईमेल आई, मैंने कहा जी एक बुक जो है ये मुझे भिजवा दे, मैंने जवाब दे दिया। उधर से फोन आया, सर ये आउट ऑफ स्टॉक है, बुक खत्म हो गई है, ये बुक नहीं मिल सकती। मैंने केस कर दिया। मैंने कहा आपने जो मुझे ईमेल भेजी थी ये आपकी तरफ से ऑफर थी, जो आपने इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की ये आपकी तरफ से ऑफर थी। जब मैंने कहा हाँ जी मुझे ये किताब भेज दे, ये मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस थी, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपने मुझे किताब नहीं भेजी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की है, हर्जाना दे मुझे। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। याद रखिए ये जो सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ये इन्विटेशन टू ऑफर है। मेरा ये कहना कि मुझे ये किताब भिजवा दें ये क्या है? ऑफर। और दूसरी पार्टी ने जब ये कहा कि ये किताब आउट ऑफ स्टॉक है आपको नहीं भिजवा सकते, ये रिजेक्शन ऑफ ऑफर है, खिलाफवर्जी नहीं हुई। तो इसका मतलब है सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी इन्विटेशन टू ऑफर है। ये बात समझ आ रही है? पक्की बात है, भाई मुश्किल तो नहीं हो रहा। ये लॉ है, थोड़ा इसका पता कुछ नहीं चलता। वैसे कोई एक जगह पे भी आपको लगे ना कि मुश्किल है तो आपने पूछ लेना। वो ऑफर ही होती है। अगर किसी स्टोर में ऑफर है बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर ही है, रूल वही लगेगा हमारा। अगर आप उसमें से दोनों प्रोडक्ट्स को लाके जाते हैं तो वो आपकी तरफ से ऑफर है। काउंटर क्लर्क ने कहा कि सॉरी सर, असल में आपको ये अंदाजा होगा कि बाज़ औक़ात जो उन्होंने डिस्प्ले पे चीजें लगाई होती है ना वो फार सेल नहीं होते, वो सेल वाला स्टॉक वो लैदा से उन्होंने रखा होता है। तो डिस्प्ले के ऊपर जो चीजें लगाई हुई हैं वो इन्विटेशन है। आप जब चीजों को उठा के काउंटर पे लेके जाते हैं ये आपकी तरफ से ऑफर है। अगर काउंटर क्लर्क कह दे सॉरी सर ये हम चीजें बेच नहीं सकते, तो याद रखें ये रिजेक्शन ऑफ ऑफर है, ये रिजेक्शन। तो ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग एट स्टोर ये भी क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होती। ठीक है, ये 4 सिचुएशन है, इनका चाहे रटा लगा ले, रीजनिंग ना भी समझ आए ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि रीजन भी आपको समझ आ जाए। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन। कराची अखबार में इश्तिहार आया कि जी कराची में ऑक्शन होगी, जो भी आके बोली में हिस्सा लेना चाहे वो ले सकते हैं। अखबार में इश्तिहार आया। लाहौर का एक ताजिर कराची गया, उधर जाके पता चला कि ऑक्शन कैंसिल हो गई है। उसने जो ऑक्शन करने वाले लोग थे उनके खिलाफ केस कर दिया। उसने कोर्ट में कहा सर देखिए इन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था कि ऑक्शन होगी, ये इनकी तरफ से ऑफर थी, मैं अब उस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए आया हूं, मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन लोगों ने ऑक्शन नहीं करवाई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इनसे मुझे हर्जाना लेके थे। लॉ ने क्या कहा? इन्विटेशन टू ऑफर थी। एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर कब होती है भला? जब हम ऑक्शन में जाके बैठते हैं तो वो कहता है ना हाँ भाई ये चीज ये कुर्सी बिकने लगी है,
हाँ जी, क्या बोली लगाते हैं इसकी, क्या बोली लगाए इसकी? 10,000। ये ऑफर है, ये ऑफर है जो ताजिर ने दी। 10,001, 10,002, अब 12,000। अब ये ऑफर इसी तरह होता है ना। ये एक्सेप्टेंस कब होती है भला? आपने अक्सर देखा होगा, वो कहता है 12,001, 12,002 और 12,003। ये जिस वक्त 3 करके वो ठग करके थोड़ी मारते हैं, जिस वक्त वो थोड़ी मारते हैं ना, उसका मतलब होता है ये एक्सेप्टेंस है, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब अगर कोई 50,000 की भी बोली लगा देना तो ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकती, ये 12,000 वाले की हो गई। लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर कोई दूसरा बंदा बड़ी अमाउंट की बोली लगा दे और उसको बेच दी जाए तो याद रखे ये वैलिड है, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। क्लियर हुई है बात? तो ये 4 एग्जांपल्स हैं जो इनविटेशन टू ऑफर। इनमें आपको पता होना चाहिए कि ये ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर? अच्छा, केस स्टडी का एक क्वेश्चन। जी जी। अच्छा सुन लें इनका क्वेश्चन। इनका सर ऑनलाइन एक वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था बुक्स एंड बाय 1 गेट 1 फ्री। मैंने बुक्स का ऑर्डर दे दिया, मुझे ईमेल में जवाब आया सर बुक्स खत्म हो गई हैं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है? नहीं। जब इन्होंने वेबसाइट के ऊपर जो लिखा हुआ था ना वो इनविटेशन टू ऑफर थी। जब इन्होंने कहा कि मुझे 2 बुक्स सेल कर दे, ये इनकी तरफ से ऑफर थी। पब्लिशर ने कह दिया बुक्स आउट ऑफ स्टॉक है, तो पब्लिशर ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर इन्होंने ऑर्डर दिया और इनको बुक्स आई, 2 ही बुक्स आई, लेकिन उनके ऊपर दोनों का रेट प्रिंटेड था, दोनों के पैसे शामिल थे इनवॉइस में, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कि जब कॉन्ट्रैक्ट में ये तय पाया था कि बाय 1 गेट 1 फ्री है तो एक ही के पैसे चार्ज होंगे, 2 के नहीं होंगे। आप सिर्फ एक के लीगली एक ही प्राइस पे करने के लायबल है, दूसरे करने के लायबल नहीं। ठीक है, ये समझ आ गई? अच्छा जी जी। ऑप्शन में वो कंडीशन लगा रहे हैं कि कम से कम 10,000 इसकी कीमत होनी चाहिए। हाँ सब। अगर बाजुकात ऑप्शन में ये भी होता है कि बोली की कीमत का 10% मौके पे जमा करवाना जरूरी है, ठीक, तो इस सूरत में ऑफर कंडीशनल हो गई। ठीक है, अगर जो जो इस कंडीशन को पूरा करेगा वो वैलिड है, अगर जो इस कंडीशन को पूरा नहीं करता वो आउट है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं इनसे ये कहूं कि भाईजान मुझे ये पता चला है कि आप अपनी गाड़ी बेच रहे हो, अगर जी सर बेच रहा हूं। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं अच्छा ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या लगी है तुम्हारी गाड़ी की? ये कहीं ज्यादा से ज्यादा कीमत लगी है 5 लाख। मैंने कहा अच्छा, ये लो 5,10,000 का चेक और गाड़ी मेरी हुई, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये मैं ऑफर नहीं, ऑफर तो वो उसने की थी जो 5 लाख कहा था, वो ऑफर नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन थी, इन्विटेशन थी। हाँ जी, वो इंफॉर्मेशन मैं इनसे ले रहा था। ये मैं जो 5,10,000 दे रहा हूं ये मेरी तरफ से ऑफर है, ये चाहे तो इसको एक्सेप्ट करें, चाहे तो इसको रिजेक्ट करें। हाँ, अगर ये कहते ना सर मैं अपनी गाड़ी 5 लाख में बेच रहा हूं, क्या आप खरीदेंगे? और मैं कहता यस, ये फिर ऑफर होती, और फिर मैं यस कहता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होता। ठीक है, तो हमने ज़हन में रखिएगा जो बाजू का इंफॉर्मेशन आती है हमारे सामने वो ऑफर नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, एसेंशियल भी हो गई। अच्छा जी जी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में मैंने 3 अल्फाज बोले थे, सोशल, डोमेस्टिक और रिलीजियस। इसमें रिलीजियस वाला मैंने जानबूझ के फिर स्किप कर दिया था, मुझे लगा ये एडवांस एग्जांपल हो जाएगी, लेकिन आपने पूछा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन इसको थोड़ा सा होल्ड कर ले, पहले मैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, क्योंकि ये करवा चुका हूँ, सिर्फ लिंक करवाना है। ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है। किसको कम्युनिकेट होना जरूरी? ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये मैं दुआ नहीं करवा रहा। कम्युनिकेट कब होती है? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरिंग, यानी जब ऑफरिंग के नॉलेज में आएगी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये इस लाइन की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऑफर कब कम्युनिकेट, ये वही एग्जांपल मालिक वाली और कुत्ता गुम हो गया था, मुलाजिम तक कम्युनिकेट होगी तो फिर ये वैलिड ऑफर है, वरना वैलिड ऑफर नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये मैं उनकी एग्जांपल जो मैं रिलीजियस वाले एग्जांपल का है वो डिस्कस कर रहा हूं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट में आपके जो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे ना वो ना कीजिएगा,
ठीक है, असाइनमेंट में इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन वो आपने नहीं करना। इन्होंने कहा एग्जाम्पल रिलीजियस की। फर्ज कीजिए कि आप जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए और मस्जिद में इमाम साहब ने कहा कि जी मस्जिद ज़ेर तामीर है, इसके लिए चंदा चाहिए, और जो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा जन्नत में घर पाएगा। आप उधर जज्बाती हो गए, आपने खड़े होकर कहा मैं 1 लाख रुपए चंदा दूंगा, अभी दिया नहीं है, मैं 1 लाख रुपए चंदा दूंगा। जब कह के घर वापस आए 2-4 घंटे के बाद आपने कहा ये मैं क्या कह बैठा हूं, 1 लाख रुपए तो मेरे और बड़े बड़े से काम हो जाएंगे। आप मुकर के आपने 1 लाख रुपया नहीं दिया, क्या इमाम साहब आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं? नहीं। ठीक है, जिस तरह सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते, उसी तरह रिलीजियस एग्रीमेंट्स में भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। लेकिन लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें इमाम साहब पैसे आपसे निकलवा सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? अब 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लें। आज हमने क्या सीखा? आज हमने ऑफर के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है ऑफर भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो। आज हमने ऑफर को डिस्कस किया। ऑफर में हमने देखा ऑफर की 3 टाइप्स हैं। स्पेसिफिक ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन को की जाती है, जनरल ऑफर जो पब्लिक एंड लार्ज को की जाती है, काउंटर ऑफर जो एक ऑफर के बदले में दूसरी पार्टी ऑफर करती है। काउंटर ऑफर अहम है कंसेप्ट। काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देती है। अगर आपने काउंटर ऑफर दे दी तो याद रखें फिर इसके बाद ओरिजिनल ऑफर खत्म, आप ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर हमने स्टडी किया एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। ऑफर में क्या एसेंशियल्स होना जरूरी है? हमने कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, दोनों पार्टीज के दरमियान में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का रूल क्या है कि सोशल, डोमेस्टिक या रिलीजियस एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, कमर्शियल एग्रीमेंट्स में है। सर्टेन एंड डेफिनेट होना चाहिए ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन कुछ चीजें अगर मेंशन नहीं है ऑफर में तो लॉ उनको रीजनेबली इंपोज करवाता है। ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर के साथ आप कोई कंडीशन अटैच कर सकते हैं। वो कंडीशन हो सकता है डेट की हो कि इस डेट से पहले एक्सेप्टेंस जरूरी है, हो सकता है प्लेस की हो कि चीजें इस जगह पे डिलीवर करना जरूरी है। कंडीशन कोई भी हो सकती है, आप कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरी पार्टी उस कंडीशन को एज इट इज एक्सेप्ट करेगी। अगर दूसरी पार्टी चेंज करती है कंडीशंस को तो वो फिर काउंटर ऑफर बन जाएगी। ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी को। अगर ऑफरी को ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो वैलिड ऑफर नहीं है। वैलिड ऑफर नहीं है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती। और इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ये 4 केसेस लॉ ने क्लियरली कहा हुआ इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं। ये आपने याद कर लेने हैं। कुछ स्टूडेंट को समझ आते हैं, कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आते, तो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप इनको कम से कम याद जरूर कर लें। और फिर कम्युनिकेशन कब होती है ये हमने पता चल गया, इंप्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, और जब ये ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। ये था हमारा ऑफर से। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, आपने जो असाइनमेंट है इसको पढ़ना जरूर है। ठीक है, पढ़ना जरूर है और कोशिश करें कि लिखें भी रिटन फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी समझते हैं कि अभी तो लॉ शुरू हुआ है, हमें लीगल लैंग्वेज में लिखना नहीं आता, कम से कम रीड जरूर कर ले। और जहन में रखिएगा, लॉ में जब तक कोई किसी कंसेप्ट की एग्जाम्पल या केस स्टडी ना बढ़े, कंसेप्ट समझ नहीं आता। इसीलिए ये जो आपको असाइनमेंट दी गई है ना, इसमें बहुत सी एग्जाम्पल है, केस स्टडी है। अभी हो सकता है आपको ये एसेंशियल्स या ये टाइप सही तरीके से समझ ना आई हो, लेकिन जब एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, केस स्टडीज को पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा होगा अच्छा इसकी एप्लीकेशन ये थी। तो आपने रीडिंग कम से कम लाजमी करनी है। ठीक है, रीडिंग लाजमी करेंगे जी। चलिए, ये वाला जो कंसेप्ट था ना, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह ना कीजिएगा, बाकी कर लीजिए। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।